वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत ही वार्म वेलकम है एडिटोरियल वोकैब के सेशन में। तो जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, कंफ्यूजिंग पेयर दिए थे और एरर दिए हुआ था, आपको वो सब बताना था। तो अभी क्या है ना, मैं वो जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करूँगा, वोकैब डिस्कस करूँगा, एडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर आपको 2 क्वेश्चन एरर के और एक कन्फ्यूजिंग पेयर फिर से होमवर्क मिलेगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं पूछूंगा तो कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आई होप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज का थॉट देखते हैं सर। आज का थॉट, आज का कोटेशन हमारा क्या है, लिखा है क्या, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। मतलब कि कभी भी तब न रुको जब आप क्या हो, थक गए हो। कब रुको, जब किसी काम को आप क्या कर लो, डन कर लो, कंप्लीट कर लो। इसका कहने का मतलब ये है ना, मैं दूसरे लैंग्वेज में बताऊं तो आप जैसे थक जाते हैं, हम लोग कोई चीज़ करते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद क्या लगता है, अरे यार बकवास लग रहा है, इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो ये है। ना तो हमारा टाइम टेबल कभी सेट होता है, ना तो हमारा कभी पंक्चुअलिटी सेट होती है, ना तो रूटीन सेट होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, 1 to 1 जंप करते रहते हैं, और जंपिंग मूवमेंट में हमेशा हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है हमारा। ना तो पंक्चुअलिटी बनने से ना तो हमारा कोई कोर्स कंप्लीट हो पाता है, ना कुछ हो पाता है। तो ये सिंपली ये कहना चाहता है कि आपको तब नहीं रुकना है। सिर्फ एक बार आपने डिसाइड कर लिया सिलेक्शन लेना है तो बस पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, और तब रुकना है जब आप वो चीज़ को क्या कर दें, डन कर दें। वो चीज़ को क्या कर दें सर, डन कर दें। और एक बात जान लीजिए सर, जो बात एकदम ट्रूथ है वही मैं बता रहा हूँ आपको, कि किसी भी बंदे को ना, कि किसी भी लड़के को या लड़की को या किसी भी एस्पिरेंट्स को थकान तभी लगती है सर जब उसके अंदर जुनून और एक होता है ना जज्बे की कमी होती है। अगर किसी के लिए सोचो, किसी के लिए अगर वही लक्ष्य ही उसका सब कुछ है, वो जानता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे साथ कितना, मतलब मैं सब कुछ खो दूंगा, तो सोचो उसकी तैयारी कैसी होगी। या उस बंदे से तैयारी के बारे में पूछो जो उसका एकदम लास्ट अटैम्प्ट होगा, वो जानता है अगर इस बार मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो मैं कभी भी इस एग्ज़ाम में अब दोबारा नहीं बैठ पाऊँगा। उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस लेवल पे होगी सोचिए। तो वही बस ये कहना चाहता है कि थक के नहीं बैठना, हमें करके बैठना है, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ डियर फ्रेंड्स, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन आप एक एक दिन करके करेंगे तो एक दिन वो काम ज़रूर होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहना है, हंसते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए कन्फ्यूजिंग पेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने कन्फ्यूजिंग पेयर आपको दिया था घर से करके लाने के लिए, लेटर और लेटर। तो इसको अभी हम लेटर और लेटर को देखेंगे। आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सेंट और सेंट, ये दोनों जो वर्ड हैं इनको आपको क्या करना है। देखो होमवर्क बढ़ रहा है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसकी मीनिंग लिख देना, एग्जांपल लिख देना, और लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन मैं दूंगा किसके, एरर के, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन, ये 2, टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो आप आराम से कर ले जाएंगे ना। चलिए वोकैब की तरफ मूव करते हैं सर। सबसे पहले वोकैब की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहला वोकैब देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहला वोकैब हमारा कंसेंसस। क्या है सर, कंसेंसस, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आम सहमति। मतलब कि जिसे क्या कहते हैं, अग्रीमेंट, हारमोनी या कंसेंट, जो होता नहीं एक आम सहमत टाइप का जर्नल व्यू वाले का, तो उसे ही। सेकेंड वोकैब की तरफ मूव करते हैं सर। सेकेंड वोकैब क्या है, सेकेंड वोकैब हमारा है इनकरिंग, जिसका मतलब क्या होता है, सहना, बर्दाश्त करना, सफ़र, बियर, या फिर क्या कह सकते हैं, टॉलरेट, ठीक है। थर्ड नंबर की तरफ मूव करते हैं सर। थर्ड नंबर हमारा क्या है, थर्ड नंबर हमारा है सर्टिट्यूड, जिसका मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस, यकीन, विश्वास, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कन्विक्शन। फोर्थ नंबर की तरफ मूव करते हैं सर। फोर्थ नंबर हमारा क्या है, फोर्थ नंबर हमारा है ईजिंग, जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आसान होना, जिसको आप क्या कह सकते हैं, अले कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, सॉफ्टन कह सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने 6 नंबर की तरफ। तो 6 नंबर हमारा क्या है, 6 नंबर हमारा है रिवैम्प, जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सुधार करना, इसे आप क्या कहते हैं, रेनोवेट करना या फिर रीडेकोरेट करना। 6 नंबर की तरफ मूव करते हैं सर। 6 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, डोंटिंग। डोंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कठिन होना, या फिर किसी चीज़, कठिन का मतलब एक तरीके से ये होता है धमकाने के सेंस में। किसके सेंस में आता है सर, धमकाने के सेंस में, जिसे आप क्या कह सकते हैं, थ्रेटन कह सकते हैं, ब्लो बीट कह सकते हैं, या फिर ब्लस्टर कह सकते हैं। तो ये कठिन के साथ यहाँ पे आप एक चीज़ और मेंशन कर लेना, धमकाना, किसी को कोई धमकी वगैरह देना, ठीक है। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर हमारा क्या है, 7 नंबर हमारा है कोहेसिव, जिसका मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेंटिंग, या फिर क्या कहते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है। एडिंग भी कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 8 नंबर की तरफ मूव करते हैं सर। 8 नंबर हमारा क्या है,
8 नंबर हमारा हो जाएगा डिसेंटिंग। क्या हो जाएगा सर? डिसेंटिंग, जिसका मतलब क्या होता है? असहमत, जिसे आप क्या कहते हैं? सेट अगेंस्ट, ऑब्जेक्ट, या फिर क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, ये 8 तक हमारा क्या हो गया? वोकैब हो गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। पहला हमारा इडियम्स एंड फ्रेज क्या है? वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि वंस इन अ ब्लू मून, जो ब्लू मून में एक बार होता है, और आप जानते होंगे, जो मतलब कि पढ़े होंगे ब्लू मून के बारे में, तो ये घटना है ना, ये इंसिडेंस बहुत सालों बाद होता है। तो इसका जनरली मीनिंग क्या हो जाता है? समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। कोई भी चीज़ जो बहुत ही रेयरली होता है, मतलब कि यदा कदा वाली चीज़ होती है, कभी कभार मुश्किल से होता है, तो फिर उसके लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? आई डोंट नो वाई सी बॉट दैट म्यूजिक सिस्टम। मुझे नहीं पता कि उसने यह म्यूजिक सिस्टम क्यों ख़रीदा। उसके बाद क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि सी यूजेज इट वंस इन अ ब्लू मून। वो इसका यूज करती है कैसे? वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से, कभी कभार, या जिसे हम जनरली वे में क्या कह सकते हैं? रेयरली। बहुत ही मुश्किल से, कभी कभार वो इसका यूज़ करती है। ठीक है, 10 नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो 10 नंबर में क्या लिखा है? बीटिंग अराउंड द बुश, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, या जिसे हम कह सकते हैं क्या? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या लिखा है? द लीडर वॉज बीटिंग अराउंड द बुश व्हेन सिटीजन्स डिमांडेड अ रीज़न फॉर द फ्रॉजरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब कि जब उससे लीडर से जो सिटीजन थे वो डिमांड करने लगे, जो ये फ्रॉजरी हुई है लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर, तो वो क्या करने लगा? बीटिंग अबाउट द बुश, दैट्स मीन वो क्या करने लगा? घुमा फिरा कर बातें करने लगा। अब आपके पास 2 फ्रेज आपको मिल गए हैं सर। सबसे पहला फ्रेज क्या था? वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब क्या होता है? हैपेंस वेरी रेयरली, जो कभी कभार होता है। और नेक्स्ट क्या था? बीटिंग अराउंड द बुश, जिसका मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, या फिर आप कह सकते हैं नॉट टू द पॉइंट, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर ना होना, घुमा फिरा कर बात करना। अब देखो, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कन्फ्यूजिंग पेयर, जिसमें था लेटर और लेटर। जिसमें क्या था? लेटर और लेटर। ये क्या था? LATER, और ये क्या था? LATTER। देखो, जो लेटर वर्ड यूज़ होता है ना, वो हमें इंडिकेट करता है क्या? टाइम को। जैसे क्या लिखा है? रवि सेड दैट, रवि ने कहा कि ही वुड कॉल मी लेटर, वो मुझे कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा? लेटर, मतलब कि बाद में कॉल करेगा। अब यही बात अगर हम करें LATTER, तो इसका मतलब होता है सेकेंड ऑफ द टू। अब इस सेकेंड ऑफ द टू का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑफ द टू। सेकेंड ऑफ द टू का मतलब क्या होता है? जब आपकी कोई चीज़ जो है, कोई मतलब कोई बात हो, कुछ भी कोई बात, मतलब कि कोई थिंग जो आपकी 2 पार्ट में मेनली जनरली डिवाइड होता है। जनरली जब कोई 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? लेटर। जैसे क्या लिखा है? ऑफ द 2 ऑप्शंस ऑफर्ड, मतलब कितने ऑप्शंस ऑफर्ड किए गए थे? 2। आई प्रीफर द लेटर, तो मतलब कि 2 ऑप्शन थे। सपोज़ ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो उसने क्या बोला? आई प्रीफर, मैं प्रीफर करता हूँ द लेटर। लेटर मतलब कि दोनों में से कौन सा? दूसरा। सेकंड ऑफ द टू, सेकंड ऑफ द टू का मतलब दोनों में से कौन सा? दूसरा। और ऑलवेज रिमेंबर सर, ये इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे, 3 पार्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। और अगर 3 पार्ट आएगा तो कभी भी आप वो ये वर्ड लेटर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लो आप कोई मूवी देखने गए, आपको अच्छा, मूवी कितने पार्ट में होती है? 2 पार्ट में होती है। इंटरवल के पहले वाला और इंटरवल के बाद वाला, 2 पार्ट में होता है कि नहीं? अब आपको इंटरवल के पहले वाली पार्ट वाली मूवी आपको पसंद नहीं आई, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट उसका देखें, इंटरवल के बाद वाले पार्ट को देखें, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो आप क्या बोलोगे? द लेटर पार्ट ऑफ मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मूवी का कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग था? लेटर पार्ट इंटरेस्टिंग था। दैट्स मीन कौन सा? सेकंड वाला। समझ गए? ये ऑलवेज कितने पार्ट में होगी? 2 पार्ट में होगी। और इसमें लेटर का मतलब दोनों में से कौन सा? दूसरा वाला। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एरर दिया गया था, एरर को आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी चलो मैं बताता हूँ। क्या लिखा? मल्टीनेशनल कंपनीज वांट। तो सबसे पहला एरर, अभी हमने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, हमें यहाँ मिल गया। अब देखो सर, एक बात बताते हैं, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारे 2 ही टाइप के होते हैं, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। और हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में हम क्या यूज करते हैं? एस और ईएस। मेन वर्ब में हम क्या यूज करते हैं? एस और ईएस। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है
तो कभी भी हम मेन वर्ब में एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हो, आप जब ही लिखते हो तो क्या लिखते हो, गोज़ लिखते हो, लेकिन यही आप जब दे लिखते हो तो दे के साथ क्या लिखते हो, गो। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या लगा दिए, एस ए आई एस, और ये प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और ई एस को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज़। सब्जेक्ट क्या है सर, मल्टीनेशनल कंपनीज़। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है, दैट्स मीन हम एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। दैट्स मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट्स के प्लेस पे जनरली क्या हो जाएगा, वांट। वांट्स के प्लेस पे जनरली क्या हो जाएगा, वांट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। उसके बाद लिखा है टू नो इफ़ दे वुड बी शट ऑफ फ्रॉम एनी एंड एवरी गवर्नमेंट टेंडर दैट आर बिलो RS 200 करोड़ इन वैल्यू। इतनी बात हमें समझ में आई थी, तब से हमें क्या दिख गया, एक दैट। अच्छा, दैट को कंजंक्शन की तरह भी ट्रीट करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी ट्रीट करते हैं। दैट को कैसे, कंजंक्शन की तरह भी ट्रीट करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो आया है वो किसकी तरह आया है सर, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, बात को हमारे ध्यान सुनिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि किसी भी सेंटेंस सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर गाइज? यही चीज़ बोलता है वो। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि हेल्पिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे दूसरे सेंटेंस की बिगिनिंग सब्जेक्ट कर रहा था, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस की बिगिनिंग कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। दो ही स्ट्रक्चर होते हैं सर, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बता के रखा है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया होगा और सेकेंड पार्ट में कौन आया होगा, हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो आर क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, दैट्स मीन पहला वाला स्ट्रक्चर हमारा नहीं लगेगा। हम किसके थ्रू जाएंगे, सेकंड के थ्रू। अब बात समझिएगा, इस हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये। बात समझ में आई? लेकिन ये तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसके लिए भी तो कोई सब्जेक्ट चाहिए ना। तो इसके लिए हमेशा सब्जेक्ट के लिए, इस हेल्पिंग वर्ब के लिए हमेशा सब्जेक्ट का काम कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला वर्ड। दैट्स मीन ये जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, वो इस हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इस हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला जो वर्ड होगा आर के लिए वो क्या होगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या है, एवरी गवर्नमेंट टेंडर, एवरी गवर्नमेंट टेंडर, और जो कि टोटली क्या है, सिंगुलर है, और जो कि टोटली क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे आर के प्लेस पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज़। इसी अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हमें दो एरर मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एरर हमें क्या मिला था, सबसे पहला एरर हमें मिला था कि यहाँ पे वांट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वांट। और दूसरा एरर क्या मिला था, दूसरा एरर हमें मिला था कि यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज़। ठीक है, मल्टी एरर का क्वेश्चन था, दो एरर आए थे तो दोनों हम लोगों ने चेक कर लिए। चलिए अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ हो या फिर कुछ हो। क्या लिखा है, यूजली समर वेकेशंस इज़ द टाइम व्हेन जजेस कैन गॉन। ओ अब देखो क्या लिखा है, कैन। सर कैन क्या होता है, मॉडल। और ऑलवेज रिमेंबर, इस पूरे दुनिया में जितने भी मॉडल हैं सब अपने बाद क्या लेते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कभी सर मॉडल के बाद बी आ जाए, बी आ जाए, तो वो क्या लेंगे अपने साथ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है कि अगर कभी भी मॉडल आएगा तो मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और अगर मॉडल के बाद बी आ जाएगा तो बी के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कोई भी आया है नहीं, कैन आया, मॉडल है, तो यहाँ पे गॉन नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो गॉन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, गो। फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अच्छा, जनरली हम लोग क्या करते हैं सॉरी जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ये करते हैं कि पहले हम सेंटेंस को पूरा पढ़ लेते हैं ना, और पढ़ने के बाद हम जचाना शुरू कर देते हैं।
और जब जच जाता है सब चीज़ तो वहाँ पे एरर नहीं है, और जहाँ पे चीज़ें नहीं जचती वहीं पे क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। तो हमें जचाने वाला आदत ना एकदम चेंज करना पड़ेगा। चलो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि यूजुअली समर वैकेशंस इज़ द टाइम व्हेन जजेस कैन गो टू हिज नेटिव प्लेसेस। अच्छा, कौन जाता है अपने नेटिव प्लेस पे? जजेस जाते हैं। कौन जाता है अपने नेटिव प्लेस पे? जजेस जाते हैं। लिखा है कि यूजुअली समर वैकेशन इज़ द टाइम, यूजुअली समर वैकेशन वो समय है व्हेन जजेस कैन गो टू हिज नेटिव प्लेसेस, जब जजेस अपने नेटिव प्लेस, अपने निवास स्थान पर जा सकते हैं। तो कौन जा सकता है? जजेस जा सकते हैं। दैट्स मीन ये क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है तो आपने प्रोनाउन कैसा यूज किया है, सिंगुलर। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रोनाउन मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो जहाँ पे आपने हिज लिखा है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा सर, दियर। क्या करना पड़ेगा, दियर। तो क्या हो जाएगा, अगर हम सेंटेंस को फिर से पढ़ें स्टार्टिंग से तो हो जाएगा यूजुअली समर वैकेशन इज़ द टाइम व्हेन जजेस कैन गो टू दियर नेटिव प्लेसेज एंड स्पेंड टाइम विद, फिर से क्या मिल गया, हिज फैमिली। जब आपने एक बार यहाँ पे भी दियर कर दिया, यहाँ पे भी दियर कर दिया, तो दोनों जहाँ पे आपने हिज लिखा है वहाँ पे दोनों पे क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, और यहाँ पे गॉन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस टोटली क्या है, सही है। बात समझ में आई? चलो अच्छा, छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बात समझना ध्यान से। सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, देन प्रोनाउन एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना ऐसे मान लेते हैं। देखिए सर, सब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी दो, सिंगुलर प्लूरल, और हमारे प्रोनाउन भी दो, सिंगुलर प्लूरल। आपको ये बात याद रखनी है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, और प्रोनाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। और अगर आपको लगता है कि सर सब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, वो चैप्टर एक बार आपने ओपन करके देख लेना है, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से इसकी रिपीट कर दूंगा। और ये दो क्वेश्चन फिर से आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेकंड वाला। और ये क्वेश्चन सारे आपके एडिटोरियल से लिए गए हैं, मतलब कि एडिटोरियल में भी अच्छे पेपर हैं, जो द हिंदू हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, और इंडियन एक्सप्रेस हो गया। इन्हीं 4-5 पेपरों में से लिया गया है, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट आप सब लोगों ने ले लिया होगा। अब आपके पास 4 क्वेश्चन होमवर्क हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, और आपको सेंट और सेंट में डिफरेंस बताना है। तो देखा जाए 3 ही क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन करके लाएंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है सर। और फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं उसको अगले सेशन में रिपीट कर दूंगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम के थ्रू, किसी के थ्रू आपको समझा दूंगा, ठीक है। तब तक सर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।